नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राज्य में आपातकाल के विरोध में बीजेपी ने काला दिवस मनाया है। कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह के अलावा कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी की तरफ से आपातकाल के समय जो भी बीजेपी के सदस्य शामिल हुए उन्हें भी सम्मानित किया गया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित किए जाना लोकतंत्र का हनन था। वो दिन काले दिन कांग्रेस की अगुवाई में तानाशाही रवैया अपनाया गया था। भारतीय जनसंघ के सर्वाधिक नेता जेल में रहे। 'देवघर में बीजेपी के गोंडा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि एम्स के उद्घाटन रद्द कराना झारखंड सरकार की गंदी राजनीतिक है। उन्होंने कहा वो नहीं चाहते कि सांसद निशिकांत दुबे इस उद्घाटन में शामिल हो। उनका हमेशा से प्रयास रहा एम्स के उद्घाटन का टालना। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के गिनती के दिन रह गए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि वो खुद अपने पैसे से एम्स में ओपीडी के लिए कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, उसी में ओपीडी शुरू होगा। 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया और आज ही के दिन हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि एम्स में कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल नहीं हो सकता उसके उद्घाटन में। तो लोकतंत्र बचाने का दिन है और इसीलिए आज आप लोगों को हमने बुलाया है। एम्स की ओपीडी जो है ऑलरेडी देवीपुर में चालू है, उसके बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हो पाया। उसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री आएंगे और वो उसका उद्घाटन करेंगे। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर के कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने राजेश ठाकुर की शादी की सालगिरह की बधाई थी और दुमका में आयोजित संथाल परगना के जिलाध्यक्षों की बैठक में शामिल होने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ दुमका रवाना हो गए। बताते चले कि दुमका में संथाल परगना के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में कांग्रेस के आउटरीच कार्यक्रम को लेकर बैठक की जानी है। इसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन जागरूकता, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर चर्चा की जानी है। इस बैठक में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहेंगे। सबको सबसे बड़ा बात है कि टाइम है, सबको अपनी बातों को कहने का अधिकार है, हक है और सब अपनी बातें कहते हैं, दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं और खास करके आरपीएन सिंह साहब का जो भी निर्देश होता है, सोनिया जी और राहुल जी का संदेश, उसे हम प्रदेश के सभी नेता कार्यकर्ता पूरी एक अभियान की तरह लेते हैं। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री अजय राय के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के सचिव राजेश शर्मा से प्रोजेक्ट भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बैठक हुई। बैठक में उन्हें अभिभावकों की तकलीफों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। अभिभावक संघ के विभिन्न जिलों से आए हुए जिला अध्यक्ष उन्हें विस्तार से जिले के अभिभावकों की पीड़ा से अवगत कराया गया और साथ ही स्कूलों द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने और विभिन्न अलग अलग मदों के लिए जा रहे शुल्क से भी अवगत करवाया। सचिव राजेश शर्मा ने वार्ता के क्रम में अभिभावक संघ को आश्वस्त करते हुए कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 पूरी तरह प्रभावी है। जो भी स्कूल इस नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध उपायुक्त जो उस जिले के शुल्क निर्धारण कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, वो कार्यवाही के लिए सक्षम पदाधिकारी हैं। जिन अभिभावकों को भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, वह लिखित रूप से अपने जिले के उपायुक्त को शिकायत दर्ज कराएं, जिस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लगातार
ऑनलाइन क्लास से रिमूव किया जा रहा है, सिर्फ इस वास्ते कि वहाँ पे हम लोग एनुअल चार्ज नहीं दे पा रहे हैं, डेवलपमेंट चार्ज नहीं दे पा रहे हैं, मेडिकल का चार्ज जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को उन्होंने बड़ा गंभीरता से सुना है और उन्होंने आश्वस्त किया कि इन सारी चीज़ों को लेकर झारखंड शिक्षा न्याय अधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 बनाया गया है और वो एक पूरी तरह फंक्शन में है। जिला उपायुक्त उसके लिए सक्षम पदाधिकारी है। जहाँ पर भी अगर इस तरह की कोई बातें होती है झारखंड के अंदर जिस जिला में भी, वहाँ जिला उपायुक्त के पास इन सारी चीज़ों को लेकर के आप अपना शिकायतवाद दर्ज कराएं। बेड़ा प्रखंड के खक्सिया टोली गांव निवासी पद्मश्री सिमोन उराव की बेटी सिस्टर रोश मेरी 60 वर्षीय की बुधवार को दोपहर 3 बजे यानी दक्षिण अमेरिका में गुयाना में कोरोना से मौत हो गई। सिस्टर मेरी मिशनरी ऑफ चैरिटी में जोड़कर गुयाना में मरीजों की सेवा कर रही थी। इस संदर्भ में पद्मश्री सिमोन उराव ने कहा कि शनिवार को फोन आया कि आपकी बेटी यानी सिस्टर मेरी कोरोना से संक्रमित है, जिनका इलाज चल रहा। फिर दोबारा बुधवार की शाम फोन आया कि सिस्टर मेरी की मौत हो गई है। इधर सिस्टर मृदुला को जो दक्षिण अमेरिका में सिस्टर मेरी के साथ में थी और जो अभी कोलकाता आई हुई थी, यानी बेटी की आकस्मिक निधन पर माता ब्रिजनिया मिंज कहती है कि मेरी बेटी मिशनरी ऑफ चैरिटी कर दी। जैसा सरकार के सोचे हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कारण कि सारा चीज़ हमारे माया बाबे बेटी समाज का काम करते जिंदगी बीत गया और छोटा बड़का लड़का भी अभी समाज के ग्राम सेवक है, वो भी समाज का काम कर रहे हैं। तीनों परिवार हमारे मन अभी सब समाज का काम कर रहे हैं, अच्छा से चल रहा है, अच्छा से चला रहे हैं। मिशनरी ऑफ चैरिटी में वो विदेश में रहती थी। फिर दादू को फ़ोन आया शनिवार को शाम में कि उसका कोरोना पकड़ा है तो बहुत सीरियस है। फिर कल पता चला कंफर्म 3 बजे है, वो चली मतलब डेट कर गई बोल के फ़ोन किया था। हमारी बेटी रोजमेरी रहे सिस्टर बहन के मदर टेरेसा के सेवा में चल गया कलकत्ता में इनके बुलाए रहे जाए रही और हुआ से ओके एक विदेश भेज दिला। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा धनबाद में नए क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया था। गत 1 वर्ष में क्षेत्र को बैंकिंग के विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने में तेजी लाते हुए धनबाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैंकिंग कारोबार को विभिन्न आयामों में कॉरपोरेट लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की गई है। कुमार राहुल उप महाप्रबंधक क्षेत्र प्रमुख धनबाद ने उपस्थित ग्राहकों और स्थानीय शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को संबोधित करते हुए कहा कि यूनियन बैंक MSME ऋण और वाहन ऋण, गृह ऋण और प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और हमारे बैंक का बोकारो, धनबाद और कोडरवा में औद्योगिक इकाई में अच्छा एक्सपोजर किया है और साथ ही साथ हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर क्लस्टर में हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा यूनियन बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय का धनबाद का स्थापना का 1 साल हुआ। हम लोग 25 जून 2020 में यहाँ पे आए थे, तो आज से 1 साल हमारा इस क्षेत्रीय कार्यालय का हुआ है। और हमारे क्षेत्र में धनबाद हम लोग 12 जिला यहाँ से कंट्रोलिंग है। आपका हजारीबाग से लेकर साहबगंज तक का कंट्रोलिंग हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से है यूनियन बैंक का। ग्राहकों के लिए विशेष सुविधा नई वर्षगांठ पर क्या मिलेगी? ये हमारा पहला साल में भी कोविड के कारण भी फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग खुदरा लोन में सारे ग्राहकों की उम्मीद पे खरा उतरे हैं। MSME लोन में हम खुद खरा उतरे हैं। धनबाद में इन दिनों ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों में से ऑटो की संख्या काफी मात्रा में बढ़ गई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रणधीर वर्मा चौक पर SSLNT रोड के सामने ऑटो वाहन पर कसा यानी शिकंजा कसा और उन्हें ट्रैफिक थाने को सुपुर्द कर जुर्माना वसूला जा रहा है। 1 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इधर से ऑटो चलाने वाले को सख्त हिदायत दिया गया था कि आप लोग नो एंट्री में प्रवेश ना करें। इसके बावजूद भी ऑटो चालक नो एंट्री प्रवेश कर रहे हैं, जिससे मौके पर ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़कर ट्रैफिक थाने को सुपुर्द किया जा रहा है।
रखी है सर, ये वाला नो एंट्री करना है सर, रास्ता सर ये वाला, इसमें सर टेम्पो नहीं आने देना है सर इसमें। और इस पत्रकार बंधु से ही आप इस वक्त इधर में आ रहा है टेम्पो, उसको बंद रोक दीजिए। तो सर हम लोग ये प्रयास किए, परसों दिन सतर्क किया, फिर भी लोग नहीं मान रहा है। लगातार टेम्पो आ रहा है। हाँ सर, लगातार टेम्पो ही जा रहा है। किस तरह का कार्रवाई करेंगे आप लोग? चलो तो सर हम तो बोलिए रहे कि मत आई नहीं आना, इधर नहीं आना, रोक कर प्रयास करिए रहे। फाइन भी ले रहे हैं? नहीं सर, फाइन कहाँ से लेंगे। कांग्रेस नेता रणविजय सिंह सिजुआ आवास पहुंचे। खेल मंत्री हसीबुल हसन अंसारी और कांग्रेस नेता के साथ खेल मंत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संगीता कुमारी के घर बांसमोड़ी पहुंचे। खेल मंत्री ने फुटबॉल खिलाड़ी को 25,000 का चेक दिया और साथ ही सम्मानित भी किया। खेल मंत्री ने संगीता कुमारी को अन्य सहयोग का भी आश्वासन दिया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ने मीडिया का धन्यवाद दिया। वहीं खेल मंत्री ने कहा कि संगीता को आज 25,000 का चेक दिया गया है और साथ ही सहयोग भी दिया जाएगा। सभी सर्टिफिकेट की जांच करवाया जाएगा। सरकार की मंशा साफ है, सभी खिलाड़ियों को सरकार मदद करेगी। वहीं संगीता ने कहा कि सरकार स्थायी सहयोग दे, इससे वह संतुष्ट नहीं है। मीडिया में खबर आने के बाद सभी लोगों का सहयोग मिल रहा, इससे खेल के प्रति मनोबल बढ़ा है। सोरेन उनका सहयोग के लिए 25,000 रुपया का चेक अभी दिए और भी जो होगा चाचा से भी हम लोग बात करके इसका यहाँ एक खेल मैदान हम लोग बनवाएंगे। काम सब पर है, इससे वो होगा कि वो एक्टिव हो जाएगी। मेरा जो भी खिलाड़ी है वो हम लोग से कंसल्ट करके, लोकल जो स्थानीय विधायक हैं उनसे कंसल्ट करके हम लोग मेरा पास संपर्क करेंगे। पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसका जो आज आए मंत्री में बहुत खुशी हुई। अगर आज यहाँ आए तो बाकी जितने भी मांझी हड़म कौन है? मांझी हड़म मंजी तो कोई थोड़े मंजी हड़म दो, उन सबको भी मनोबल मिलेगा और सब आगे खेलेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बेरमो से खबर, जहाँ पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत खेतको में पेटरवार पुलिस ने शुक्रवार की सुबह छापेमारी अभियान चलाकर लगभग 15 टन अवैध कोयला जब्त किया है। बताते चले कि बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत जारंगडी रेलवे साइडिंग से नित्य दिन अवैध कोयला की तस्करी 2 चक्का वाहनों, साइकिल, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी से किया जाता है, जो पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत खेतको और गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जरीडी, बस्ती और चलकरी के रास्ते बड़े पैमाने पर विभिन्न मंडियों तक कोयला पहुंचाई जाती है, जो तस्वीर यानी सरलता के साथ उस क्षेत्रों में आते जाते राहगीरों को देखने को मिलती है। ऐसा नहीं उक्त क्षेत्रों में यह पहली बार पुलिस प्रशासन द्वारा छापेमारी की गई, बल्कि इसके पूर्व कई बार छापेमारी कर अवैध कोयला विभिन्न थाना की थानाध्यक्ष के द्वारा जब्त किया जाता रहा है। लेकिन उक्त छापेमारी अभियान के बावजूद भी धड़ल्ले से अवैध कोयला की तस्करी जारी होती है, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा पुनः छापेमारी अभियान से खुलासा होता है। लेकिन छापेमारी अभियान के बाद भी कोयला तस्करी में संलिप्त लोगों का हौसला पस्त होता नहीं दिख रहा। अब सवाल उठता यह कि आखिर कब कोयले की अवैध तस्करी पर पूर्ण रूप से नकेल कसी जाएगी। बोकारो चंदन क्यारी थाना क्षेत्र के अस्पताल मोड़ स्थित बाईपास चौक में ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड के जवान को अज्ञात वाहन के चपेट में आने से घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। करीब 2 घंटे बाद चंदन क्यारी पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदन क्यारी के ओझा टोला निवासी वासुदेव ओझा होमगार्ड के जवान थे, जो चंदन क्यारी ब्लॉक में नाइट गार्ड के रूप में कार्यरत थे। प्रतिदिन की भांति रात्रि में ड्यूटी करने के पश्चात सुबह अपने घर लौट रहे थे, तभी अस्पताल मोड़ स्थित बाईपास में रघुनाथपुर की ओर से आ रही एक सिल्वर कलर की स्विफ्ट डिजायर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। खबर धनबाद से, जहां आग और जहरीली गैस पर बसी ये दुनिया, इस दुनिया में कब कहां भूदसान हो जाए यह कहना मुश्किल है। पूर्व में भी कई घरों से जहरीली गैस निकल चुकी है और इसका मुख्य कारण है जमीन के नीचे लगी आग, जो तेजी से आगे बढ़ रही है और राज्य सरकार ने इन्हें सुरक्षित स्थान ले जाने के लिए रूपरेखा भी तैयार कर चुकी है।
इसके लिए झरिया पुनर्वास योजना के तहत बसाया भी जा रहा और यह पर्याप्त तस्वीर कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। धनबाद के झरिया विधानसभा में सैकड़ों परिवार वर्षों से मौत के मुहाने पर बैठकर जिला प्रशासन, बीसीसीएल और जीआरडीए के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आए और इस मौत के मुहाने से सैकड़ों परिवार को निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर विस्थापन कर नई जिंदगी दे। बना है तो कोई का ध्यान नहीं है, क्या करे? ध्यान रहेगा तब न, मर जैसा है राजा को फिक्र नहीं, आगे नहीं है तो अटर देना जने घर मिल रहा। तो आप लोगों ने दिया घर? हम लोग का भी नामों का ठिकाना करने है। हमारा दुकान था, घर था, सब घुस गया अंदर। इतना दिन से बीसीसीएल के 5 बरस से कर रहे, कुछ नहीं सुनवा दे रहा है, ना कहीं घर दे रहा है। तो क्या अभी कहाँ रह रहे हैं आप? बेटा के घर में रह रहे। बेटा के घर में? मतलब बीसीसीएल आप लोगों ने देता है क्वार्टर? बीसीसीएल बोला कि यहाँ मत बना, के बोला बनाने यहाँ। मंडलीय क्षेत्र में लगातार अवैध बालू डंपिंग मामले में कार्रवाई की जा रही। मामला राही थाना क्षेत्र के बासाहातू बालू घाट का है, जहां राजू नदी से हाल के दिनों में अवैध रूप से बालू का उठाकर बासाहातू में 150 ट्रैक्टर से ज्यादा बालू डंप किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर बुंडू डीएसपी के नेतृत्व में राहे सीओ, राहे ओपी प्रभारी के साथ संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की गई। छापेमारी में लगभग 150 ट्रैक्टर अवैध बालू जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार बासाहातू बालू घाट में 2 बालू माफिया का नाम सामने आ रहा। डीएसपी अजय कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बालू डंपिंग मामले में संबंधित बालू माफिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बालू को डंप करके रखा गया है, उसी के सत्यापन, उस पर कार्रवाई के लिए सीओ राहे महेंद्र उरांव और थाना प्रभारी राहे के एक टीम गठित करके हम लोगों ने वहाँ पे छापेमारी की है। तो वहाँ पे उस जगह पे राडू नदी से बहुत सारे ट्रैक्टर से बालू निकाल के वहाँ पे डंप किया गया है। तो तकरीबन वहाँ पे एक जगह पे लगभग 130 से 140 ट्रैक्टर होगा, दूसरी जगह पे लगभग 20 ट्रैक्टर के आसपास, तो टोटल 150-60 ट्रैक्टर के आसपास वहाँ पे डंप किया गया था। इसी की सूचना के पर हम लोग गए थे और हम लोगों ने उस पूरी बालू पे जिन लोगों ने उसको डंप किया है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बाघमारा से खबर, जिस झील में पानी ही पानी है, जो झील लाखों की प्यास को हमेशा बुझाते हैं, हर जरूरी नित्य काम को पूरा करवाने में झील का पानी सहायक है। उसे झील परिसर में बना शौचालय इस कारण से चालू नहीं हो पा रहा क्योंकि पानी का कनेक्शन नहीं हुआ है, या यूं कहा जाए कि नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है धनबाद जिले के तोपचाची वाटर बोर्ड में, जहां वाटर बोर्ड परिसर में विशेष प्रमंडल विभाग से 36 लाख के लागत में शौचालय भवन का निर्माण करवाया गया था, जो पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। शौचालय भवन पिछले 2 साल से अपने उद्घाटन का इंतजार कर रहा। हालांकि इसे चालू करने को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से कही, लेकिन वह आज तक यूं ही बंद है। बता दें कि कोरोना जिस कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना कारण जिस कारण सैलानी अभी घूमने भी नहीं पहुंच रहे हैं वाटर बोर्ड। इसका जैसे बना, लेकिन देखिए उसमें जैसे आज तक पानी नहीं, लेक में तो पानी भरा हुआ है, उसमें एक टूलू पंप लगा देता है, उसमें आराम से जो है करंट वहाँ तक है, वहाँ से पाइप बिछा के जमीन के अंदर लगा देता तो आराम से जैसे चालू हो जाता। कितना टूरिस्ट को परेशानी हो रहा है, आता है गेट में तो 100 रुपया ले लेता है, यहाँ ना बाथरूम है, शौचालय है, न कुछ है। लेकिन बगल में जो हमारा आज शौचालय 36 लाख रुपए की राशि से लगभग बना है, और स्थिति आप देख रहे हैं कि जिस झील का पानी बिना मोटर का झरिया कतरास लग जाता है, यहाँ 100 मीटर की दूरी में उस शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं, कोविड-19 में विकास का सारा काम अवरुद्ध रखकर आदमी का जान कैसे बचे, इस पर हम लोग फोकस किए हुए हैं। और बोकारो चास में फंसे थाना क्षेत्र के चिकित्सिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी का सफल प्रयास किया। बताते चले कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड के मुताबिक बीते रात चोरों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, जो वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस बाबत चास सर्किल इंस्पेक्टर मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि सीसीटीवी में 2 चोर दिखाई दे रहे, जो पीपीई किट पहने हुए हैं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोरों ने एटीएम मशीन को उखाड़कर खेत में ले जाने का प्रयास किया।
खेत में एटीएम मशीन को बरामद किया गया है और जेसीबी मशीन के सहारे उक्त मशीन को बैंक परिसर में लाया गया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में चोरों ने मिट्टी लगाकर खुद को छुपाने एवं बचाने की कोशिश भी की, मगर मामले की छानबीन करने में जुट गई। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों द्वारा तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं और जांच की जा रही है। राज्य पुलिस के सर्विलांस को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सर्विलांस सिस्टम को हाईटेक करने को लेकर कमांड एंड कंट्रोल रूम में हो रही बैठक में जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ यह बैठक हो रही। राज्य एसएसपी सहित अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। शहर के सर्विलांस को लेकर यह बैठक हुई, जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के साथ शहर में पुलिस के कैमरों के इंटीग्रेशन को लेकर यह बैठक हुई। वर्तमान में राज्य पुलिस के 467 कैमरे हैं मौजूद, जबकि स्मार्ट सिटी के 750 कैमरों का साथ मिलेगा। तो खबर राज्य से, जो आदिवासियों की जमीन लूट मामले पर आगे आया आदिवासी जन परिषद और आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो बताते चले कि परिषद के अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग पूंजीपतियों का शिकार हो रहे हैं। पूंजीपतियों द्वारा जबरन उनकी जमीन पर लोग मालिकाना हक भी जता रहे। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए आदिवासी जन परिषद की बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि अर्की क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। आवेदन देने के बावजूद भी 5 वर्ष हो गए हैं, अभी तक अंचल अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रही है। इस क्षेत्र में आदिवासियों और मूलवासी का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा। क्षेत्र के विधायक भी कुछ नहीं करती। आदिवासियों की समस्या का समाधान का एक ही रास्ता है, संगठन को मजबूत करे और जन जन तक आदिवासी विचारधारा को फैलाएं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आदिवासी समुदाय उग्र आंदोलन को भी तैयार है। हम लोग जन परिषद के लोग हमारे साथ सीधाम मुंडा हैं और मधुसूदन मुंडा हैं। आज हम लोग सेरेंग हाथू आए हुए हैं। यहाँ सभी मुंडा समाज के लोगों को ज़मीन छीना जा रहा है। इन्होंने 5 साल पहले तक जो जरपेश ज़मीन है, जो मनी लेंडर एक्ट के तहत आता है, और जरपेश की ज़मीन स्वतः वापस होने का प्रावधान है, लेकिन लिखा पढ़ी करने के बाद भी आरकी के सीओ अभी तक हरकत में नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना काल के दौरान भी मानव तस्करी का मामला सामने आया, जहां रांची रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की नन्हे फरिश्तों और मेरी सहेली की टीम ने 8 लड़कियों को रेस्क्यू किया। एक व्यक्ति और संदिग्ध महिला के साथ ये लड़कियां दिल्ली जा रही थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि एक व्यक्ति और एक महिला दोनों इन लड़कियों के लिए अनजान है। झारखंड से मानव तस्करी का नाता पुराना है और यहाँ के आदिवासी लड़कों को बहला फुसला कर दिल्ली के अलावा विभिन्न शहरों में काम दिलाने के नाम पर ठगा जाता है। रांची शहर के साथ साथ अब कोरोना वायरस ने धीरे ग्रामीण और क्षेत्रों में भी अपना पांव पसारना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए राज्य सरकार के आदेश के बाद राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस महामारी से लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी की जा रही है। नामकुम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक सहारा है, वहां पर अब तीसरी लहर को देखते हुए पहले से ही चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन युक्त अस्पताल का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। निरसा से खबर, पति प्रताड़ना और पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में पत्नी ने अपने परिजनों के साथ एमसीसी नारी मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को मुकमा मोड़ पर सड़क जाम किया। भुक्तभोगी महिला पुष्पा देवी ने बताया कि उसका पति उमेश यादव काली माटी मुकमा निवासी मेरे रहते दूसरी शादी कर ली। उसके हमारी एक पुत्री भी है। वे मुझे दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते, शारीरिक शोषण भी किया करते। इसको लेकर सड़क जाम किया। 2 को शादी किया है, हम उसको भी भगा दिया। हमको भी बोल रहा है कि भगा देंगे, अपना भाभी संग रहता है।
उसको मेरा घर का आदमी सब, मेरी सास सब उसको भगा दी है। आज 1 महीना हो गया, हम लोग इधर उधर खा रहे पी रहे हैं। बताइए, हम लोग का कोई इंसाफ नहीं है। थाना का चक्कर लगा है, DSP पास गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपके हस्बैंड का नाम क्या है? उमेश यादव। जामताड़ा थाना क्षेत्र के चंगाईडी गांव में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल को घंटों पेड़ में बांधकर बंधक बनाया। फिर काफी गहमा-गहमी के बीच दोनों की शादी कराई गई। दोनों प्रेमी युगल पूर्व से शादीशुदा हैं। दोनों के 3 बच्चे हैं। वही जानकारी के अनुसार चंगाईडी गांव के मोहम्मद इब्राहिम का गांव के एक ही महिला से यानी प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी कुछ गांव के लोगों को लग गई। हजारीबाग से कोडरमा स्टेशन को लिंक देने वाले सुविधा सिटी लिंक का आज से पुनः आप बताते चले कि बस सेवा शुरू हो गई और सिटी लिंक के प्रबंधक ने कहा कि उनका कार्य रेलवे रिजर्वेशन काउंटर और लंबी दूरी की गाड़ियों को पकड़ने के लिए कोडरमा जाने की सुविधा देने से जुड़ा हुआ है। को फॉलो करते हुए इसको स्टार्ट किए हैं बहुत दिन के बाद, इसलिए कि हम लोग का रिजर्वेशन काउंटर है और साथ में ये रेलवे से रिलेटेड है, इसलिए यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही थी। तो फिर प्रशासन से बात करके आज से चलाने की अनुमति मिली तो हम लोग चला रहे हैं। अभी इसको शेड्यूल टाइम से सुबह 9 बजे रात 8 बजे है, बाद में और देखा जाएगा तो उसके बाद फिर इसको ये किया गया। बैठने के लिए हम लोग कोविड गाइडलाइन का फॉलो कर। बोकारो एसडीएम चास के शशि प्रकाश सिंह के अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा खनिज के अवैध खनन और परिवहन की जांच के क्रम में 14 डी मोड़ पर 4 ट्रैक्टर जो कि अवैध बालू लोड कर ले जा रहे थे उनको पकड़ा गया, जो गवाई नदी यानी और दामोदर नदी से लाया गया था। तो जमशेदपुर के जनता को पहली बार तीसरे मत का अधिकार यानी मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव होगा। नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि दिसंबर अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव चैट पे। मनोज, नगर निकाय चुनाव की तैयारी किस प्रकार शुरू की गई है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, शहर की बात करें तो अभी भी जमशेदपुर मुख्य शहर के जो लोग हैं वो अभी तीसरे मत के अधिकार से दूर हैं, क्योंकि अभी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया को लेकर अभी तक कोई साफ नहीं हुआ है। लेकिन मानगो नगर निगम को लेकर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव होना है। तो जब से देश आजाद हुआ है तो पहली बार अब मानगो की जनता को तीसरे मत का अधिकार मिलेगा और अब वो अपना मत का अधिकार कर पाएंगे। हालांकि इसको लेकर जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट है उसको लेकर अब तैयारी अंतिम चरण पे है और चुनाव को लेकर तैयारी जो है वो चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। ये कयास लगाया जा रहा है कि दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक चुनाव कराया जा सकता है। नवंबर में आचार संहिता लग सकती है, लेकिन उससे पहले अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि जो इलाका है वो एक तरफ जहां परिसीमन की बात अगर करें तो परिसीमन में ये जनरल सीट हो जाता है। परिसीमन अगर नहीं करें तो ये सीट जो है वो आदिवासियों के कब्जे में चला जाएगा। दूसरी तरफ जुगसलाई की बात करें तो जुगसलाई का भी वही नगर परिषद का मामला है, लेकिन परिसीमन में सभी ये जनरल दोनों सीट होता जा रहा है। उसको लेकर जो अपना प्रस्ताव रखना है आम लोगों को कुछ रखना है वो आप चुनाव आयोग के सामने रख सकते हैं। उसको लेकर आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।